अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। 3 दिन से सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल है कि पाकिस्तान में 18 साल से कम उम्र शख्स पर इस्लाम कबूल करने को जुर्म बनाने के लिए कानून साजी पर काम हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इंसानी हुकूक की मिनिस्ट्री ने एक मुसव्वदा ज़रूर तैयार किया था जिसमें कहा गया था कि कम उम्री में इस्लाम कबूल करने पर पाबंदी होनी चाहिए, जिसके बाद वजारत मजहबी उमूर को ड्राफ्ट जायजे के लिए भेजा गया था, जिसने तमाम स्टेक होल्डर्स से राबते का फैसला किया। वजारत मजहबी उमूर ने मुसव्वदा शरई राय के लिए इस्लामी नज़रियाती काउंसिल को भिजवाया, जिसका शोबा तहकीक इस पर काम कर रहा है। अब यहाँ तक कि चंद रोज़ पहले वज़ीर बराए मजहबी उमूर नूर अल हक कादरी भी वाज़े कर चुके हैं कि वो किसी ऐसे बिल की हिमायत नहीं करेंगे जिसमें इस्लाम कबूल करने के लिए उम्र की कोई कैद हो। अलबत्ता जबरी तौर पर इस्लाम कबूल करवाना तो हर उम्र में जायज़ नहीं है। ये भी जानना ज़रूरी है नाज़रीन कि इस तरह का कोई बिल पहली बार नहीं आया, ये तीसरी बार है जब इस तरह के बिल पर उलमा की राय ली गई हो। लेकिन सवाल ये है कि ऐवान में इस तरह के ड्राफ्ट या बिल पर बातें क्यों हो रही हैं? क्यों याद रखा जाए कि कम उम्र बच्चों के तब्दीली मज़हब का मामला हाल ही में सिंध और बलूचिस्तान से ऐसे इल्ज़ामात सामने आने के बाद मौजूए बहस बना था कि वहाँ पर बाज़ मजहबी लीडर हिंदू बच्चों को तब्दीली मज़हब पर मजबूर करते हैं। हिंदू कम्युनिटी की शिकायत है कि उनकी 9 उम्र लड़कियों को मुबैना तौर पर अगवा करके उनका मज़हब तब्दील करवाने के बाद निकाह कर लिया जाता है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ अल्लामा ताहिर अशरफी साहब मुआविन खुसूसी हैं बराए वज़ीर आज़म, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। सर खुशामदीद कहूँगी आपको। अल्लामा साहब, ये जो ड्राफ्ट इंसानी हुकूक की मिनिस्ट्री ने भेजा है सर, इस पर उलमा की राय क्या है, बताइएगा। एक बात याद रखिए कि पाकिस्तान जो है ये एक आयन और कानून के तहत चलता है। इस मुल्क का एक आयन है जो कुरान और सुन्नत के ताबे है, और कोई भी कानून इस मुल्क के अंदर कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं बन सकता जी। बात सिर्फ इतनी है, इसको बड़ा में पेश किया जा रहा है कि जो पाकिस्तान के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है कि खुदा न खास्ता जबरन यहाँ लोगों को मुसलमान बनाया जाता है, इस प्रोपेगेंडे का खात्मा कैसे हो। कोई भी मुसलमान इस बात का कायल नहीं है कि किसी को जबरन मुसलमान बनाया जाए। जहाँ तक बात है कि किसी का इस्लाम में अपनी रजा रग़बत से दाखिल होना, इसको कोई नहीं रोक सकता, ना कोई कानून रोक। क्या इस तरह का कोई कानून अमेरिका में है, बरतानिया में है, कनाडा में है, यूरोपियन किसी कंट्री में है? जब वहाँ नहीं है तो यहाँ कैसे बन सकता है कि आप कोई उम्र का तयन कर दें या आप कोई कहें कि जी कोई मुसलमान होगा तो फिर उसका फैसला 3 महीने के अंदर होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये एक जरूर तजावीज या इस तरह से कोई चीज आती है, लेकिन वो कोई हतमी बात तो नहीं। हतमी चीज तो वही होगी जो कानून असम्बली से पास होगा, मंजूर होगा, वो बात होगी। और इस हवाले से बार बार वफाकी वजारत मजहबी उमूर, हमारे वजीर मजहबी उमूर पीर नूर अल हक कादरी साहब वजाहत कर चुके हैं और मैं भी वजाहत कर चुका हूँ। बिल्कुल ऐसी कोई कतई तौर पर कहीं ये बात नहीं है कि मुसलमानों इस्लाम में आने से लोगों को रोका जाए और मुसलमान बनने से रोका जाए या उसके रास्ते में कोई रुकावट। अल्लामा साहब, जब 2 बार सर इसी नौयत का बिल इस्लामी नज़रियाती काउंसिल मुस्तरद कर चुका है तो फिर से इस तरह का बिल तैयार करके भेजने की ज़रूरत क्या थी सर? देखें, इस्लामी जो इंसानी हकूक की वजारत है उसके पास मुख्तलिफ आरा आती हैं। हमारे पाकिस्तान में आपको मालूम है कि बहुत सारे इदारे NGOs हैं, बहुत सारे अक़लीद, बहुत सारे लोग हैं जो मुख्तलिफ राय रखते हैं, लेकिन किसी भी राय को कानूनी शक्ल तो उसी वक्त दी जाएगी ना जब वो पार्लियामेंट से मंजूर होगा, और उसको उसी वक्त कानून कहा जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का आयन और कानून जो है वो कुरान और सुन्नत के ताबे है। और कैसे, मुझे आप बताएं, दुनिया में कहीं ये कानून है क्या? हत्ता कि हिंदुस्तान में इस तरह की कोई चीज है कि जी एक शख्स मुसलमान होना चाहता है तो आप उसे कहें नहीं भाई पहले आप अदालत जाए, 3 माह अदालत देखेगी, या आपकी तो जो अकल से दीन तो बहरहाल बहुत अजीम है दीन इस्लाम, लेकिन जो चीज अकल कोई तस्लीम ना होती हो तो उसे करना या उसके रास्ते पे चलना मुमकिन नहीं है। ये एक प्रोपेगेंडा है और हमारे बिलखुसूस वो सियासी हरीफ जो इस हुकूमत के हैं
जिनको कोई चीज नहीं मिलती, वो मुस्तरद शुदा लोग जो हैं वो फिर दीन का और नामूस रिसालत का और अकीदा खत्म नबूवत, अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ बैठे हैं। कोई ऐसा काम जो दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हो उसको ना होने देंगे, ना कबूल करेंगे। बेशक बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा ताहिर अशरफी साहब। प्रोग्राम मौजूद थे। सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, जमात इस्लामी से आपका ताल्लुक है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। गुफ्तगू यकीनन आप अल्लामा साहब की सुन रहे होंगे। अल्लामा साहब भी इस बिल की मुखालिफत कर रहे हैं, इस मुसवदे की मुखालिफत कर रहे हैं। वजारत मजहबी उमूर इस मुसवदे की मुखालिफत कर चुके हैं। तो फिर सर आप लोगों को क्या एतराज़ और क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? सोशल मीडिया पर जिस तरह की कैंपेन चल रही है, मैं देख रही हूँ आप लोग भी इसका हिस्सा हैं, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। इंसानी हुकूक की कमेटियों की तरफ से तो इस तरह की राय पहले भी आती रही हैं सर। अब अगर मजहबी उमूर की तरफ से भी इस बात की मुखालिफत की जा रही है तो फिर एतराज़ और तहफ़्फ़ुज़ात की गुंजाइश कहाँ रह जाती है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। वैसे अच्छा होता ताहिर अशरफी साहब होते तो मैं उनके तमाम उठाए गए नकात का दलील के साथ, सबूत के साथ जवाब देता। सही। अब भी अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं अपनी खुशकिस्मती इसको समझूंगा और मैं चाहता हूं कि अच्छे अंदाज से दलील और सबूत के साथ उनके सामने अपनी बात रखूं। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है, ये वो प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स्ड कन्वर्जन एक्ट जो 2021 है, ये उसकी हार्ड कॉपी है जी। ये 9 पेजेस और 24 क्लास पर मुश्तमिल बिल है। बिल्कुल। और ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स ने इंट्रोड्यूस किया है और ये मुझे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स की तरफ से अपनी कमेटी के थ्रू, इसलिए कि मैं फोर्स्ड कन्वर्जन पार्लिमानी कमेटी का मेंबर हूँ, तो मेरी कमेटी के थ्रू ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स से मुझे मिला हुआ है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि 24 अगस्त को मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स ने एक इजलास बुलाया उलमा का, जिसमें इस्लामी नजरियाती कौंसिल भी के लोग भी थे, और उनके सामने इसको रखा। और वहाँ पे आप अखबारात देख लें, डेली टाइम्स, डान और दूसरे उर्दू और इंग्लिश के कौमी अखबारात देख लें, उसमें पूरी रिपोर्ट हुई है इस इजलास की रुदात कि वहाँ पे उलमा ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मैं ताहिर अशरफी साहब से पूछता हूँ, वो कहते हैं कि ये तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है और ये मुस्तरद शुदा अनासिर की वो है। चीज़ तो मौजूद है ना, ये मौजूद है, और चीज़ तो मौजूद है इसलिए कि आपके जो वफाकी वजीर है नूरुल हक कादरी साहब, उनकी मिनिस्ट्री ऑफ जो रिलीजियस अफेयर्स है, उन्होंने बयान जारी किया है कि ऐसा बिल है, अंडर डिस्कशन है, और मिनिस्ट्री जो है रिलीजियस अफेयर्स की, उसने उसकी मुखालफत की है। तो इसका मतलब ये है बहुत से बिल जिसकी माजी में भी मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स ने मुखालफत की है, वो हुकूमत ने पास कर लिए हैं। मसलन मैं आपको बताऊं, ताहिर अशरफी साहब इस वक्त नहीं है, वो फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान में कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई कानून नहीं बन सकता। ये दस्तूर के मुताबिक तो नहीं बन सकता, लेकिन पीटीआई गुज़िश्ता एक अरसे से ये काम कर रही है। मसलन कौमी असम्बली ने एक कानून पास किया है रिसेंटली, उसका नाम है एंटी रैप एक्ट, और वो कौमी असम्बली ने पास किया है, सेनेट में आया है, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने भी पास किया है। उसमें खुलकर लिखा है कि जो रिपीटेड ऑफेंडर होगा, यानी जो बार बार जना करेगा, उसकी केमिकल कैस्ट्रेशन होगी। अब आप मुझे बताएं, किसी भी आलमी दीन से आप पूछ लें कि इस्लाम में, कुरान और सुन्नत में जो रिपीटेड ऑफेंडर होता है जना का, जो बार बार जना का इर्तिकाब करता है, उसकी सजा केमिकल कैस्ट्रेशन है या उसके ऊपर हद जारी करना है? जी, उसके ऊपर तो हद जारी करना है। तो ये कवानीन, इसी तरह वक़्फ़ प्रॉपर्टी इन्होंने पास किया है, जिन्होंने अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो विरासत वक़्फ़, उसके 1400 साल की जो हमारी खूबसूरत तारीख है, उसके ऊपर छुरी चलाई है। डोमेस्टिक वायलेंस बिल इन्होंने मुखालिफत की, इन्होंने हिमायत की, मैंने मुखालिफत की सेनेट के फ्लोर पर। इन्होंने मेरी मुखालिफत को मुस्तरद कर दिया, मेरा मजाक उड़ाया। लेकिन उसके बाद जब बात आवाम में आई तो वजीर आजम साहब ने बाबर आवान के जरिए स्पीकर कौमी असम्बली को खुद यह खत लिख दिया कि भाई इसको आप इस्लामी नजरियाती कौंसिल भेजें। अभी तक वो बिल इस्लामी नजरियाती कौंसिल नहीं गया है, 6 माह से वहां पड़ा हुआ है। तो इसी तरह यह बिल भी है, इसमें बड़ी खतरनाक बातें हैं। पहली बात तो यह है कि इसमें लिखा गया है बिल्कुल इब्तिदा में कि हम ये बिल इसलिए इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि ये हम इंटरनेशनल इदारों की जो जरूरत है या उनके जो तकाजे हैं उनको पूरा करें। फिर इसके क्लास 3 में जो बच्चे की तारीफ की गई है, वो बच्चे की तारीफ यह है कि वो 18 साल का उम्र का जो होगा वो बच्चा तस्वर किया जाएगा। इसकी क्लास जो 6 है उसमें यह कहा गया है कि जो बंदा 18 साल की उम्र से कम इस्लाम कबूल करेगा उसकी इस्लाम तस्लीम नहीं की जाएगी।
सही, वो मुसलमान होना भी चाहे तो उसे मुसलमान होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये ड्राफ्ट में मौजूद, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे। नज़रियाती काउंसिल की राय क्या है, इस पर बात करने के लिए मुफ्ती गुलाम मजीद साहब रिसर्चर हैं इस्लामी नज़रियाती काउंसिल में। मुझे सर आपको भी मैं खुशामदीद कहूँगी। मुफ्ती साहब, वजारत मजहबी उमूर की जानिब से आप लोगों को एक बिल का ड्राफ्ट भेजा गया सर, जिसमें 18 साल से कम उम्र शख्स के इस्लाम कबूल करने पर पाबंदी की बात की गई है। इस पर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की अपनी क्या राय है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का नुक्ता नज़र जानने के लिए अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। ये बात दुरुस्त है कि वजारत मजहबी उमूर ने हमारे चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को एक मुजवज़ा ड्राफ्ट इरसाल किया और उस पर राय देने की इस्तदा की। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का तरीक़ाकार चूँकि यह है कि इजलास के अंदर अराकीन की मौजूदगी में कोई राय तैयार की जाती है, लेकिन अगर इजलास करीब करीब ना हो रहा हो तो फिर मुतल्लिका इदारे को एक अबूरी राय भेजी जाती है। उस अबूरी राय के दो तरीके हैं, या तो ये कह दिया जाता है कि हम इतने अरसे में एक जवाब तैयार करेंगे, सही, और अगर उसी तरह की पहले कोई चीज़ तैयार हो या शोबा रिसर्च जो यहाँ पे काम करता है वो कोई तहकीक करके कोई राय बना चुका हो तो चेयरमैन की मंजूरी से इंटरम राय, अबूरी राय के तौर पर उसको भेज दी जाता है। तो इस बिल पर भी चूंकि दो बिल इससे पहले इस तरह के आ चुके थे, आमिर जीवा साहब रुकन असम्बली उन्होंने एक बिल पेश किया था और एक डॉक्टर रमेश कुमार साहब ने एक बिल पेश किया था। उन दोनों के ऊपर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी थी। तो उन तहफ़्फ़ुज़ात को सामने रखते हुए इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के शोबा रिसर्च ने चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की मंजूरी से वज़ारत मज़हबी उमूर को एक अबूरी राय इरसाल की। उसमें यही तहफ़्फ़ुज़ात थे कि ये बिल कुरान और सुन्नत के अहकामात से मुतसादिम है, उनसे हम आहंग नहीं है। इसी तरह आइन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के भी मुताबिक नहीं है। अब अगर आप तफसीलात पूछें तो उसमें यही बात है कि बच्चा और बालिग की उन्होंने शुरू में तारीफ की डेफिनेशन में सेक्शन 2C और E के अंदर बालिग और बच्चे की, उसमें यही कहा कि बालिग से मुराद 18 साल से ऊपर वाला है और बच्चे से मुराद 18 साल से नीचे वाला है। मुफ्ती साहब, फिर आगे जाके सेक्शन 3 के अंदर आपकी बात को मद्देनजर रखते हुए मैं ये कह सकती हूँ सर कि अभी जो अबूरी राय आप लोगों की जानिब से दी गई है उसमें इस बिल की मुखालिफत की गई है सर? इस बिल की मुखालफत की गई है और दलाइल की बुनियाद पर की गई है। सही, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे इस्लामी नज़रियाती काउंसिल से, साथ साथ जमात इस्लामी से मेरे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ रही हूँ नाज़रीन। क्विकली, सिंध में 6,500 रुपये वाली स्कूल डेस्क 29,000 रुपये में ख़रीदने का प्लान कल भी हमने डिस्कस किया था प्रोग्राम में। आप समा ने इस बात पे ख़बर दी तो सईद गनी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए। ये इतराफ़ तो कर लिया कि मुआहदा उनके दौर में हुआ, लेकिन जिम्मेदारी लेने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। कहते हैं समा को तकलीफ है तो प्रोक्योरमेंट कमेटी के अफसरान से पूछें। सईद गनी साहब जिन कमेटी अरकान से पूछने का मशवरा दे रहे हैं वो खुद उन्हीं के मुकर्रर किए हुए हैं और उनकी तकर्री में कानून की धज्जियाँ भी उड़ी हुई हैं भरपूर। गो के वज़ीर तालीम सरदार शाह ने डेस्क की ख़रीदारी का असर 9 जायज़ा लेने का ऐलान किया है, लेकिन इस स्कैंडल में मुसलसल तहलका खेज़ इंकशाफात सामने आ रहे हैं। मंसूर मुगैरी नुमाइंदे खुसूसी हैं, समा के ज्वाइन कर चुके हैं, मेरे साथ मौजूद हैं मंसूर। इनसे भी अब ज़रूर इस बारे में तफसील हम लेंगे क्योंकि कल से लेकर अब तक जितने भी मामला देख रहे हैं और फिर मज़ीद कुछ पोस्टमार्टम तो हलीमा आदिल शेख साहब ने भी कर दिया कि वो तो फिर खुद टिम्बर मार्केट पहुँच गए और वहाँ पर जाकर जो डेस्क कितने की मिल सकती है उससे कितने इजाफी पैसों पर ये टेंडर हुआ, ये ख़रीदने की कोशिश की गई। ज़रा सुन लें सईद गनी साहब ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस हवाले से बताया क्या है। 2019 में दोबारा ये टेंडर हुए जब ये महकमा तालीम का जो पोर्टफोलियो है वो चीफ मिनिस्टर साहब के पास, मैं उस वक्त अभी वज़ीर नहीं बना था। कुछ चैनल पर चला ना, सरदार शाह के बाद सईद गनी आ गए, मैं इनके बाद नहीं आया था। सरदार शाह साहब गालिबन अगस्त 2019 तक रहे थे मेरा ख्याल है, अगर मैं मुझे थोड़ा सा याद पड़ता है, अगस्त 2019 तक ये वज़ीर तालीम थे। अगस्त से लेके फरवरी 2020 तक जो महकमा तालीम है वो चीफ मिनिस्टर साहब के पास था और मैं मिनिस्टर बना था फरवरी 2020 में। इस पे जो जस्टिफिकेशंस आई है वो बड़ी आला किस्म की है। मंसूर मुगैरी से मैं उससे बात करूंगी इस हवाले से। मंसूर साहब सबसे पहले तो इस पूरे मामले में बेज़ाब्तगियाँ क्या हुई हैं ज़रा ये बताइए।
किरण साहब, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ की थोड़ा अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि सईद गनी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला का भी हवाला दिया गया है और उन्होंने बताया कि उसके टाइम में भी टेंडर हुआ, फिर सरदार शाह साहब का भी कहा गया। मुझे समझ में नहीं आ रही कि वो वज़ीर आला साहब का किस हवाले से जो रेफरेंस दे रहे हैं। क्या वो चाह रहे हैं कि मेरा जो लोड है उस तरफ ट्रांसफ़र हो जाए, लोग वज़ीर आला सिर्फ सवाल पूछें या लोग समझें कि मैं नहीं, वज़ीर आला साहब भी इस मामले में हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। मंसूर साहब जो वो समझाने की कोशिश कर रहे थे, समझ ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ गया और इसीलिए फिर उनका गुस्सा समा पे उतर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, उसका गुस्सा तो हम पे हमेशा रहा है। वो 24 घंटे मैं समझता हूँ नींद में भी बेचारा हमारे ऊपर गुस्से में रहते हैं। लेकिन जो बात है कि आप कौमी ख़जाने पे आप डाका डालेंगे, आप मिस अप्रोप्रिएशन करेंगे, इरेगुलरिटी करेंगे, तो हम ज़रूर अपने नाज़रीन को बताएंगे। इसमें जो गलत चीज़ें हुई हैं, जो इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये तीसरा टेंडर हुआ है सईद गनी साहब का पीरियड है, जिसमें सईद गनी साहब ने खुद ही 7 रुकनी प्रोक्योरमेंट कमेटी बनाई है। अब वो कह रहा है ना, कमेटी से पूछें, भाई वो कमेटी किसने बनाई? आपने बनाई 7 रुकनी कमेटी। उस कमेटी का सबसे जो बेसिक क्वेश्चन जो उठ रहा है ना कि रूल नंबर 7 जो है सेपरा का, सिंध पेपरा रूल्स है, उसमें रूल नंबर 7 में कहा गया है कि ग्रेड 18 का जो अफसर होगा, कम अज़ कम मेंबर होगा, तो उसका जो चेयरमैन बनाया गया वो बाहर वाले को बनाया गया, जो इसके कानून के ख़िलाफ़ है कि बाहर वाले को ये बना नहीं सकते। तो IBA के चेयरमैन को बनाया, फिर मोइनुद्दीन अदर साहब को भी मेंबर लिया गया। इस तरह 7 अरकान हैं। तो इस तरह ये खुद सेपरा के कवानीन की यहाँ से जो है उन्होंने खिलाफ वर्जी उड़ाना शुरू कर दी। बिल्कुल यहाँ से तो डिपार्टमेंट की कमेटी होनी चाहिए थी। उसके बाद फिर जो है इन्होंने जो एक और बात बताई जो गलत इन्फॉर्मेशन थी कि जी 6-7 हज़ार की डेस्क तो मिल रही है, लेकिन उसका जो गवर्नमेंट का जो टैक्स है वो और फिर ट्रांसपोर्ट चार्जेस जो हैं वो सारे मिला के 29,000। नहीं, 6-7 हज़ार की डेस्क के ऊपर मैं तो ये आपसे पूछना चाह रही हूँ, आप खुद उनसे पूछना चाह रहे हैं मंसूर मुगैरी साहब, वाकई ये ट्रांसपोर्ट का और गवर्नमेंट टैक्स ये इतना लगता है 29,000 की डेस्क बन जाए 6-7 हज़ार रुपए वाली डेस्क? मैं तो हैरान हूँ, वो किसको धोखा दे रहे हैं? अपने आप को, अपनी सरकार को, अपनी पार्टी को, आवाम को। देखिए, जब भी कोई टेंडर होता है, जो कंपनियाँ टेंडर अप्लाई करती हैं, उसमें उसकी जो भी चीज़ वो दे रहे हैं सर्विसेज, उस चीज़ की कीमत, गवर्नमेंट के टैक्सेस और ट्रांसपोर्ट चार्जेस सारे मिला के दिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मौजूद थी, जिस वजह से ये दिया गया। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि अब तो जस्टिफिकेशन दे रहा है कि देखें 6-7 हज़ार की डेस्क थी, लेकिन ट्रांसपोर्ट चार्जेस, आप तस्वर कर सकते हैं कि अगर 6 हज़ार की डेस्क है तो 23 हज़ार के चार्जेस होंगे। किस दुनिया में आप रहते हैं? शायद हम, पता नहीं, इस सूबे में नहीं रहते, इस मुल्क में नहीं, हमें पता नहीं है। अच्छा, उसके अलावा दूसरी जो इन्होंने चालाकी क्या की, अपनी मनपसंद कंपनी को ठेका देने के लिए उन्होंने टेंडर में जो चीज़ें उन्होंने रिक्वायर्ड मांगी ना कि ये चीज़ें, वो जो शिकायत रखे गए उसमें 98% कंपनियाँ नॉकआउट हो गई। सिर्फ 2 कंपनियाँ आई जो इनकी अपनी थी, मनपसंद दोस्तों की या किसकी भी थी, तो जो नॉकआउट हो गए उन्होंने। चल रही है साथ-साथ। अब मुझे बताइए, मैं ये थोड़ा वजाहत करना चाह रहा हूँ कि जो टेंडर, गलत टेंडर की वजह से, क्योंकि इस तरह के शरात रखे गए, कंपनियाँ नॉकआउट हो गई, तो उन कंपनियों ने जाके सेपरा में दरख्वास्त दी है। सेपरा ने इनको कहा है कि भाई ये क्या है, तो उसको भी उन्होंने एड्रेस नहीं किया। उसके बाद फिर आप 2 कंपनियाँ आएंगी तो 2 से आप फिर मनपसंद जो रेट जो है आप लेंगे, फिर कहेंगे कि देखें जो लोवेस्ट था, जो या कम से कम रेट देने वाला था, हमने उसको ठेका दिया। भाई आप जब 98% कंपनियों को बाहर करेंगे तो फिर 2 कंपनियां तो इस तरह का रेट देंगी ना आपको। जी सर, अब मुझे बताइए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इस बेज़ाब्तगी पर जो वज़ीर आला साहब को ख़त लिखा है, उस पर होना क्या चाहिए? देखिए, बहुत अहम सवाल आपने पूछा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हमेशा उन चीज़ों की निशानदेही करती है जो बेज़ाब्तगियाँ या खिलाफ कानून काम होता है। उन्होंने वज़ीर आला को यही लिखा है कि भाई इतने महंगे दामों कैसे ख़रीद रहे हैं, सुबह के जो पैसे हैं वो आवाम के पैसे हैं, आवाम के टैक्सेस के पैसे हैं। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के इस पे वज़ीर आला को सीरियस नोट लेना चाहिए, पीपल्स पार्टी को जो कायदीन है उनको सीरियस नोट लेना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ ये टेंडर कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि अफसरान खुद परेशान है, वो तो दिल से दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह करे ये टेंडर कैंसिल हो जाए। इवन मैं ज़ाती तौर पर मुझे ये पता चला है कि सरदार शाह खुद नहीं चाहते हैं कि ये टेंडर हो, वो चाहते हैं कि नए तरीके से हो ताकि हम पे कोई उंगली ना उठाए। सारे जितने भी कंपनियां हैं हम सबको मौका दें ताकि सारे आ जाएँ, अपने कंट्रीब्यूट करें और मेरिट पे हम चीज़ें करें। लेकिन ये चीज़ जो है सईद गनी साहब इस इशू में फंस गए हैं
उन्होंने आप अपने पार्टी को, अपनी गवर्नमेंट को देखें, उनके खिलाफ ये चीज़ जो की है इंतहा गलत है, जिसमें गवर्नमेंट के लिए उंगलियां उठ रही हैं। सिर्फ सईद गनी पे नहीं उठ रही हैं, सिंध गवर्नमेंट पे उंगलियां उठ रही हैं, पार्टी उंगलियां उठ रही हैं कि भाई 6000 वाली डेस्क जो आप 29,000 में खरीद आप कह रहे हैं सरदार शाह खुद चाह रहे हैं कि नए सिरे से फिर से टेंडर्स हों इसके, उम्मीद ऐसी बनती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, अब ये उनकी मर्जी है, या उनको ऊपर से या परमिशन मिलती है या उनसे ऊपर से हुक्म आता नहीं, लेकिन जो मेरे सोर्सेज हैं उनका ये ख्याल है, वो मुझे बता रहे हैं कि सरदार शाह खुद इतनी महंगी कीमत पे ये डेस्क खरीदना नहीं चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि नॉर्मल जो जायज़ रेट हों, अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ें वो हम खरीदें। सही सही, ये उनकी बात सुन भी लेते हैं मुगर्री साहब। मुझे आए 1 महीना, तो मुझे इस पूरे प्रोसेस का इल्म नहीं था। अब मैं फ़कत इतना कहना चाहता हूँ कि ये पूरा प्रोसेस, ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सईद गनी साहब के सामने हैं, हम इसको बैठ के रिव्यू करेंगे, हम इसको देखेंगे। वो सईद गनी साहब ने कहा कि अब ये डिपार्टमेंट पे है कि उसके हवाले से क्या डिसाइड करता है फर्दर। तो डेफिनेटली हम बैठेंगे, इसको रिव्यू करेंगे, फिर जो भी डिसीजन होगा इस हवाले से वो डेफिनेटली आपके साथ शेयर किया जाएगा। बाकी ये जो मरला है ये प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव और डिपार्टमेंटल है। इसमें जो भी प्रोसेस हुआ है, अभी सेक्रेटरी साहब भी नए हैं, मैं भी नया आया हूँ, तो इस पूरे चीज़ को देख के फिर जो डिसीजन करना होगा वो डिपार्टमेंटल और डिसीजन होगा। प्रोक्योरमेंट कमेटी से भी हम मिलेंगे, उसका प्रोसेस भी मैं देखूंगा कि वो पूरा उनने किस तरह रिव्यू करने की बात तो कर रहे हैं। अब उम्मीद भी करते हैं कि रिव्यू। मंसूर मुगर्री साहब बहुत बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे। आप तस्वीर आगे बढ़ रही हूँ। कहते हैं पाकिस्तान की पुलिस वो है जो हाथी से भी जुर्म कबूल करवा ले। पुलिस पर हमेशा ये इल्ज़ाम लगता है कि जब चाहते हैं, जिसे चाहते हैं उठाकर किसी भी केस में अंदर कर देते हैं। जाली पुलिस मुकाबलों में लोगों को मार देना, किसी भी बेगुनाह को चोर डाकू बनाकर गोलियां बरसा देना पुलिस की आदत में शुमार हो गया। लेकिन इनसे ज़्यादा तकलीफ दे इल्ज़ाम और जुर्म मुझे वो लगता है कि जब पुलिस किसी पर ज़िना बिल जबर का इल्ज़ाम लगाए, जब पुलिस किसी मासूम को गिरफ्तार करके कहे कि इसने बच्ची से जिनसी ज़्यादती करके उसे कत्ल कर दिया है। सोचें, जिस बेगुनाह के साथ पुलिस ने ऐसा गुनाह किया हो, उसकी इज्जत नफ्स कैसे मजरू हुई होगी, उसके बीवी बच्चों पर क्या गुजरी होगी। कराची से एक ऐसे ही शख्स की कहानी दिखाने जा रही हूँ आपको, जिसे पुलिस ने मासूम मरवा के रेप और कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया, उसकी टांगे तक तोड़ डाली और फिर उसकी मासूमियत का जब इल्म हुआ तो खामोशी से उसे छोड़ दिया। ये सब हो जाने के बाद उस फैमिली पर क्या गुजरी, वो किस कदर जहनी अजियत का शिकार रहे, स्पेशल रिपोर्ट तैयार किया है हमारे अमान खान ने, दिखाती हूँ आपको। पुलिस जब भी गिरफ्तारी जाहिर करती है तो दावे भी बड़े बड़े करती है, शायद इसलिए कि खबर भी बड़ी बन सके। अब पुलिस की जानिब से एक अहम पेशरफ सामने आई है इस केस में कि इसी बच्ची के पड़ोसी को जो है वो गिरफ्तार कर दिया गया है। इस केस में मुल्जिम नवाज को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुलिस के इस तरह के दावे बहुत से लोगों की जिंदगियों को तबाह कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं 4 सितंबर साल 2020 की, जब पीआईबी की कचरा कुंडी से 6 साला मरवा की लाश मिली। 6 साला मरवा की लाश को सबसे पहले उसके पड़ोसी नवाज ने देखा था। जब वो घर का कचरा फेंकने के लिए कचरा कुंडी पर गया तो उसने वहां पर मरवा की लाश को पाया। जो उसका कचरा था वो मैं बाहर फेंकने गया था रात को 12 साढ़े 12 बजे। आगे से जा रहा था तो देखा एक दूसरा पोटली पड़ी है। मैंने उस पोटली को भी यूँ देखा, जब यूँ पकड़ा तो वो भारी था। जब मोबाइल उसके ऊपर ऐसे घुमाया, मेरे दिल में बोला ये तो वो नहीं है जो तेरे जहन में आया, ये तो बड़ा सारा बच्चा है। उसके बाद मेरे जिस्म में कोई दम कोई कुछ भी नहीं रहा, बिल्कुल खौफज़दा हो गया। अल्लाह की तरफ ऐसे मैंने देखा, जब देखा तो एक अल्लाह था, एक मैं था, एक वो फरिश्ता जो कचरे में पड़ी थी वो थी। मेरे दिल में ये आया कि जाके नवाज आराम सुकून से सो जाओ, क्या पता ये बात तेरे ऊपर नहीं आए। फिर मेरे दिल में ये दूसरी बात ये आई कि नवाज तेरे को भी अल्लाह ने बच्चे दिए, ये भी किसी का है। मैंने इन 8 बच्चों की मुंह पे कफन बांध के रखी। मैंने इनको इतला दिया, मुझे ये नहीं पता था, ये मेरे दिल में मुझे पता था कि क्या पता है मेरे ऊपर बात नहीं आई, लेकिन मैंने फिर भी दिल में ये डर नहीं रखा
सिर्फ दिन में ये बात आया कि ऊपर वाला बोल रहे कि इंसान तू मेरे लिए थोड़ा कर, मैं तेरे लिए क्या करता हूँ। ومن شر حاسد إذا حسد। अहले इलाका ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए एहतजाज भी किया। वजीर आजम समेत आला शख्सियात ने इस हवाले से नोटिस भी लिया। पुलिस ने इस दबाव से बचने के लिए एक आसान हल तलाश किया और नवाज की गिरफ्तारी इस केस में डाल दी गई। फिर उसके साथ वो हुआ जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने कहा मैं बेगुनाह बेकसूर, मैंने इतला दिए, इतला का गुनाहगार हूँ। मैंने कहा मेरे को बिला वजह उठा लिया, तो आगे से बोलने लगा आपको छोड़ देगा। गाड़ी में मेरे को बैठा के थाने लेके गए। थाने में उन लोगों ने पूछताछ किया, सारा कुछ किया। शब्द ये कर रहे थे कि मुझे माँ आंखों पे पट्टियाँ बांधती थी पेट्रोल की। हाथों में हाथ 24 घंटे ऐसे होते थे मेरे। जब मारते थे तो मारने के लिए मुझे 24 घंटे ऐसे दरवाजे का सर लटकाते रहे। स्पिरिट इन लोगों ने मुझे पिलाए, IS इन लोगों ने मुझे पिलाए बयान चेंज करने के लिए कि ये अपना बयान चेंज करे। मारते थे मुझे पाँव पे, इन पैरों पे। इन पैरों से मेरे मोजे बने हुए थे, चलने का काबिल नहीं था। अभी भी इसमें इतना तकलीफ दुकल होती है कि समझ से बाहर। ये घुटना मेरा निकला हुआ है जब इन लोगों ने मुझे कुर्सी में लटका दिया। कान के पर्दे इधर मेरे को किसी ने घुटना मारा है, उस दौरान मारा है जब मेरे आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। मुझे ये नहीं पता किसने मारा, पर इधर किसी ने ये मारी है। ये कान पट्टी मेरे बिल्कुल काम नहीं करती। एक ये घुटना और ये पाँव, इनकी वजह से तो मैं बिल्कुल बेकार हूँ। वो दिन तो अल्लाह ताला किसी को भी नहीं दिखाए। एक दिन बच्चों के लिए रो रो के गुजारे देखने के लिए अंदर आग लगती है। जब कहीं फारिग बैठ जाता हूँ, फारिग बैठते वक्त मेरे को कुछ भी या सोच में नहीं आता, एक रोना आता है और कुछ भी नहीं आता है। घुटने से ख़त्म, पाँव से ख़त्म, दिमाग से ख़त्म। फिर भी बच्चों के लिए जाता हूँ, दो तीन दवाले रोटी कमाता हूँ। नवाज की गिरफ्तारी से पुलिस को दो फायदे हासिल हुए। एक तो ये कि पुलिस ने अपने ऊपर आने वाले दबाव को कम कर दिया। दूसरा ये कि DNA टेस्ट के जरिए असल मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए अब पुलिस को वक्त मिल गया था। लेकिन सवाल ये है कि महज दबाव में पुलिस का लिया गया ये कदम क्या दुरुस्त था? पुलिस की इस संगीन गफलत ने नवाज की पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। नौकरी तो मैं पेट्रोल पंप का कर रहा था, पर इन लोगों ने जब उठा लिया फिर तो मैं किसी बात का नहीं रहा। फिर नौकरी वाला कहाँ छोड़ेगा? आजकल तो कोई एक दिन छुट्टी करो दूसरे दिन निकाल लेते। ये तो 26 दिन में होता था। उधर तो मैं ख्वार क्या हो गया कि मेरे साथ बच्चे भी ख्वार हो गया, मेरे बच्चे भी मेरे साथ दर पदर हो गया। बच्चे सारे अभी भी कोई भी स्कूल में दाखिल नहीं है किसी बात की वजह से, पैसों की वजह से। अभी मेरा इतना खिदमत नहीं हो रहा है कि महीना पूरा भी इनके लिए काम करूँ। 1-2 दिन ड्यूटी करता हूँ तो 5 दिन काम का नहीं होता हूँ। इस घुटने से बेजार होता हूँ, ये सुझा हुआ है, इतना निकला हुआ जोड़ है। अब मेरे पास इतना गुंजाइश नहीं है कि अपने घुटने का काम करूँ, इसका जोड़ का इलाज करूँ। बाद में पुलिस ने असल मुल्जिम की गिरफ्तारी भी जाहिर की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ढिंडोरा भी पीटा, लेकिन नवाज की बेकसूरी और अपनी गफलत का इकरार नहीं किया। मैंने, मेरी टीम ने दिन रात एक की है। इन बच्चों की तरफ देखें, इनका क्या होगा? अभी मुझे तो आप लोगों ने कम से निकाला है, अब मेरा इन बच्चों का क्या होगा?
एक बच्ची का इतना जोर था, अब मेरे 8 बच्चों का क्या होगा? हुकूमत को मेरी वजह से बंदे मिले, नहीं कि तकलीफें मैंने काटी है, जलन मैंने काटी है। 8 बच्चों के मुंह पे कफन मैंने अपने डाली थी। इमरान खान साहब से और परवेज़ खटक साहब से और सिंध के वज़ीर आला से ये ख्वाहिश करूँगा कि आके मेरे बच्चों पे थोड़ा रहम कर, मेरी थोड़ी मदद करके कल ये भी पढ़े, ये भी कुछ बने और गवार नहीं बने, और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नवाज के मुताबिक उस वक्त पुलिस एहलकारों ने गलत गिरफ्तारी पर उससे माफ़ी भी मांगी, लेकिन महज माफ़ी उसकी ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों को कम नहीं कर सकती। उन पुलिस एहलकार और अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई ज़रूरी है जिन्होंने ये तमाम ड्रामा रचाया। कैमरामैन इम्तियाज़ अली और सनाउल्लाह के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। इंतहाई दर्दनाक कहानी नाज़रीन, पुलिस कराची की हो या किसी और शहर की, हाल एक सा ही है। मुझे याद है कसूर में जब 5 साला ईमान फातिमा को रेप के बाद कत्ल करने के शुबे में गिरफ्तार और मावराए अदालत कत्ल किए जाने वाले शख्स मुदस्सिर को फोरेंसिक रिपोर्ट ने बेगुनाह साबित कर दिया था। फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक ईमान फातिमा का असल कातिल ज़ैनब कत्ल केस में पकड़ा जाने वाला सीरियल किलर दरिंदा इमरान था, लेकिन जब तक ये बात साबित हुई तब तक मुदस्सिर इस दुनिया से जा चुका था। पुलिस का जो किरदार है या जो इससे पहले हमने जो तकलीफ दे कहानी देखी है उस पर बात करने के लिए अख्तर हुसैन गोरचानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, साबिक एडिशनल आईजी हैं कराची के। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर हमारी पुलिस महज अपने ऊपर से प्रेशर को ख़त्म करने के लिए लोगों की ज़िंदगियों से खेल जाती है। क्या महकमे में ऐसी हरकत करने वालों के लिए कोई कानून नहीं है कि उन्हें सज़ा दी जा सके? सर बहुत दिल खराश ये सारी कहानी थी जी। मैं भी वही सारी ये देख रहा था और बहुत ही तल्ख हक़ाइक़ हैं ये, बहुत ही तल्ख हकीकतें हैं हमारे माशरे की, हमारी पुलिस वर्किंग की। और मैं बिल्कुल इससे इनकार नहीं करूँगा, जब भी इस तरह का कोई संगीन वाक़या होता है तो हमारे पुलिस अफसर भी बहुत प्रेशर में आए होते हैं, मीडिया पे भी हाईलाइट हो रहा होता है। और जो वरसा होते हैं, जो एग्रीव्ड लोग होते हैं, वो तो ऑब्वियसली उनका दिल तो दर्द से फट रहा होता है। उन्होंने तो आए दिन आके प्रोटेस्ट भी करना होता है, उन्होंने एहतजाज भी करना होता है। और फिर ये कि अफसर्स भी अंडर प्रेशर आके तो इस तरह की फिर वो नीचे वालों को प्रेशराइज करना शुरू हो जाते हैं कि ये टाइम लिमिट केस है, मुझे 2 दिन में चाहिए, मुझे 1 दिन में चाहिए। तो लेकिन कुछ भी हो, ये किसी तौर पे भी काबिल कबूल नहीं है कि एक प्रेशर को सिर्फ रिलीज़ करने के लिए कोई भी SHO या कोई भी तफ्तीशी उठा के एक झूठ की कहानी घड़ दे और आगे से एक इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर दे। मैं समझता हूँ इस तरह के लोगों को के ख़िलाफ़ ड्रास्टिक एक्शन लेने की ज़रूरत है। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि जी प्रेशर था और ये था और वो था। तो मेरी नज़र में तो ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं। मैं तो कहूँगा बल्कि यहाँ पहले भी जितने वाक़यात हो चुके हैं, मावराए अदालत कत्ल तक के वाक़यात हो चुके हैं, उसमें भी हमेशा यही बात की जाती है कि होना चाहिए, काबिल कबूल अमल नहीं है। लेकिन सर कोई महकमे में इस तरह की कोई सज़ा ही नहीं है। फ़िलहाल एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान इस वक्त अमरीकी नशरियाती इदारे को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है या दे रहे हैं, जिसमें बड़े इंपॉर्टेंट मामला डिस्कस किए जा रहे हैं। ऑब्वियसली इस वक्त तमाम लोगों की नज़रें अफ़गानिस्तान पर हैं और अफ़गानिस्तान के बाद पाकिस्तान के हवाले से बड़ी बात हो रही होती है, सरहद के उस पार भी हो रही होती है। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपना कंसर्न यहाँ पर भी शो किया कि अफ़गानिस्तान में कुछ ऐसे अनासर, जिसमें ऑब्वियसली ISIS की बात की, ऐसे अनासर ज़रूर मौजूद हैं कि जिसकी वजह से हम परेशान हैं, दहशतगर्दी का शिकार हो सकते हैं। और इसी तनाजुर में बहुत बड़ी कुर्बानियाँ और सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ 70,000 जानों की कुर्बानियाँ पाकिस्तान दे चुका है। इस हवाले से वज़ीर आज़म साहब ने तस्करा किया है तालिबान हुकूमत के हवाले से, क्योंकि दुनिया जहान में बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं जो तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब ने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस हवाले से बताया कि अगर तालिबान की हुकूमत, जो कि अब हर सूबे में वहाँ पर तालिबान की हुकूमत है, तो उन्होंने कहा कि अगर तालिबान की हुकूमत नाकाम हो जाती है तो फिर बहुत अफरा तफरी मच सकती है। इस हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न दिखाई देते हैं, इस हवाले से बहुत ज़्यादा तशवीश
वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कहते हैं हमें है। इंटेलिजेंस एजेंसी से राबते के हवाले से भी क्वेश्चन किया गया, बात की गई और बड़ा क्लियरली, बड़ा कैटेगोरिकली वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इस पर जवाब दिया कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के राबते सारी दुनिया से होते हैं। इनफैक्ट उनके अपनी एजेंसी के राब्तों के हवाले से भी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उन्हीं से ही सवाल कर दिया कि वहाँ से भी तो राब्ते किए जाते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई। इसके अलावा अफ़गान तालिबान की नहीं, अफ़गान अवाम की सबसे ज़्यादा तशवीश है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी उनके लिए कुछ हेल्प क्यों नहीं कर रही हैं। हारिस नवाज साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। सर खुशामदीद आपको कहूँगी। वज़ीर-ए-आज़म साहब, एक तो बड़ा वाज़े, बड़ा क्लियर पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू है अफ़गानिस्तान के मामले में, और इस वक्त अमरीकी नशरियाती इदारे को जिस तरह से वो इंटरव्यू दे रहे हैं और बड़ा क्लियर अपनी सिचुएशन के हवाले से भी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये परेशान कुन सूरत हाल है। वो इस बात पर कंसर्न का इजहार कर रहे हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी अफ़गान तालिबान को क्यों सोच रही है, अफ़गान जो अवाम है उनको क्यों नहीं सोच रही। सर दोबारा रब्ता करने की कोशिश करती हूँ हारिस नवाज साहब से, यकीनन उनसे इस बारे में बात की जाएगी। उनसे मालूम किया जाएगा कि इमरान खान इस वक्त जो अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू दे रहे हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से, सबसे इम्पॉर्टेंट सूरत हाल ही वहीं की है। इस वक्त तमाम दुनिया की नज़रें भी वहीं पर लगी हुई हैं। सूरत हाल परेशान कुन है, अफ़गानिस्तान को बाहर से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तालिबान आलमी सतह पर ख़ुद को तस्लीम करवाना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ऐसा कह रहे हैं। हारिस नवाज साहब, इंटरव्यू यकीनन आप भी देख रहे होंगे, बड़ा क्लियरली वज़ीर-ए-आज़म साहब पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं। सर जी, आई थिंक ये बहुत ही खुशाइन बात है कि वी हैव अ प्राइम मिनिस्टर हु हैज़ वेरी बोल्ड एंड वो पाकिस्तान के मफादात की बात करते हैं। जिस तरीके से उन्होंने इंटरव्यू दिया है और बताया है कि इस वक्त क्या हालात हैं, दुनिया की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अफगानिस्तान की तरफ, बिकॉज उन्होंने ही तबाह हाल इसको किया है। और सेकंड जो उन्होंने सबसे अहम बात की कि यही जो थे अफगान तालिबान, ये मुजाहिद थे जब रशिया के खिलाफ लड़े थे, और वो बड़े सेक्रेट, उनकी तारीफ की जाती थी कि ये बहुत सेक्रेट ड्यूटी कर रहे हैं। और उसके बाद जब अमेरिकन वहाँ पर गए हैं तो यही वो टेररिस्ट बन गए और फिर उनको मारा भी गया, जो हाल उनका किया गया। और फिर अल्टीमेटली उन्हीं टेररिस्ट से बैठ के आपने मुज़ाकरात भी किए दोहा में, फिर उनसे पीस मुआहदा भी किया। तो आई थिंक ये डुप्लिसिटी जो है ना, ये अब अमेरिकन को और यूरोपियन कंट्री को छोड़ देनी चाहिए। नाउ दे हैव टू गो फॉर जो नेशन बिल्डिंग चाहिए अफगानिस्तान के लिए, वो काम करना है। आप उनको ब्लैकमेल इस वक्त नहीं करें। इसलिए जो उन्होंने बात की है कि इस वक्त वो एक नई हुकूमत बना रहे हैं, बुरी हुकूमत बनाई है, उनके ऊपर प्रेशर है। फाइटर जो नाराज होते हैं अगर आप नॉर्दर्न अलायंस को ऐड करें, क्योंकि उन्होंने उनके से लड़ाई की और मारा है उनको। इट विल टेक सम टाइम। सो बजाय ब्लैकमेल के आप उनको स्ट्रेंथ दें, उसके बाद उनको स्टेबिलिटी दें, फिर आप अलकायदा की बात करते हैं, आईएसआईएस की बात करते हैं। जब अपने मसाइल से निकलेंगे तो वो फिर इन चीज़ों के मुतालिक जब हम इस पर शेयरिंग करेंगे तो उनको ख़त्म करेंगे। आई थिंक इस वक्त वर्ल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बजाय उनको ब्लैकमेलिंग करके उनको इकनॉमिक एड दें, उनको स्टेबलाइज करें और फिर उसके बाद अपने मुतालबा पेश करें। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हारिस नवाज में आप साथ मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जिस तरह का इंटरव्यू दे रहे हैं, पहले उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया और अब अमरीकी नशरियाती इदारे में ही उन्हीं को इंटरव्यू देते हुए जिस तरह से रिबटल, जिस तरह से उनकी बातों को मुस्तरद करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, यकीनन ये खुशाइंद है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया नाज़रीन, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।